और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 18 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और चैप्टर 18 में हमने सो फार जो बात की है दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिटवीन द सिविल पार्टनर्स एंड स्पाउसेस। और हमने वेस्टिंग चैटल्स की जो है वो बात की थी, और वेस्टिंग एसिड्स की हमने बात की थी, इंटेंजिबल वेस्टेड एसिड्स की। और हमने साथ ही जो है वो बात की थी पार्ट डिस्पोजल की। ठीक है, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज चैटल्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपके छोटे एमसीक्यूज है, लाइक 2 मार्क्स का एमसीक्यू आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है आपका। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना है कि चैटल्स क्या होते हैं। चैटल्स का मतलब होता है आपके टैंजिबल एंड मूवेबल एसेट्स। ठीक है, चैटल्स आपके क्या होते हैं? चैटल्स होते हैं आपके टैंजिबल एंड आपके मूवेबल एसिड। कोई भी ऐसा एसिड जो टैंजिबल है और जो मूवेबल है, यानी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं चैटल्स। अब टैंजिबल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, राइट? तो आपको ये बात पता है कि जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आपके जो आपके कॉपीराइट्स होते हैं, फिर इसके अलावा जो आपके शेयर्स हो गए, जो आपके लाइसेंसेस हो गए, ये तमाम क्या होते हैं? ये तमाम इंटेंजिबल होते हैं। ऐसा ही है, जब ये इनटैंजिबल होते हैं तो दिस मीन्स कि ये चैटल्स में क्लासिफाई नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से जब हम मूवेबल की बात करते हैं, तो मूवेबल में जब हम बात करते हैं, तो मूवेबल के केस में जो आपकी लैंड हो गई या जो आपकी बिल्डिंग हो गई, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवाया जा सकता, तो ये भी आपके चैटल्स में क्लासिफाई नहीं होंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि चैटल्स क्या होते हैं। चैटल कोई भी टैंजिबल और कोई भी मूवेबल एसिड या मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या है? आपके चैटल्स कंसिडर होते हैं। अब चैटल्स में कौन कौन सी चीज नहीं आती? चैटल्स में आपकी जो है वो बिल्डिंग्स नहीं आती, आपके जो है वो बिल्डिंग्स नहीं, लैंड नहीं आती। और आपके जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, लाइक आपकी लाइसेंसेस हो गए, आपके पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, आपका गुडविल हो गया, ये चीजें आपकी चैटल में नहीं आती। अब चैटल में कौन सी चीजें आती हैं? आपकी पेंटिंग्स, आपके डेकोर की चीजें हो गई, छोटी मोटी चीजें, राइट? और आपकी कोई भी छोटा सा एसेट, आपकी कोई छोटी चेयर वगैरह हो गई, कोई छोटी सी प्लांट इक्विपमेंट हो गई, तो ये तमाम चीजें आपकी चैटल्स में कंसिडर की जाती हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि चैटल्स को सीजीटी में क्लासिफाई करने के लिए हम एक क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं, लेट्स से, कि आपके जो चैटल्स हैं, ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि आपके जो चैटल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक आपके वो चैटल्स हैं जिनमें आपकी जो चैटल की कॉस्ट होती है, वो आपकी क्या है? वो आपकी जो है वो लेस देन 6,000 है। ठीक है, हम पहली बात ये करते हैं उन चैटल्स की जिनकी कॉस्ट आपकी 6,000 से कम है, यानी कोई भी ऐसा एसेट जो आपने 4,000 पाउंड का, 3,000 पाउंड का या 2,000 पाउंड का, टेंजिबल भी हो और मूवेबल भी हो, वो आपने खरीदा है। अब अगर किसी भी चैटल की कॉस्ट 6,000 से कम है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, वो भी आपकी क्या है? वो भी आपकी लेस देन 6,000 पाउंड है। ये पॉइंट्स अपने पास लिखते जाएं कि कोई भी ऐसा चैटल जिसकी कॉस्ट भी 6,000 से कम है और जिसके डिस्पोजल प्रोसीड्स भी 6,000 से कम है, तो अंडर सीजीटी वो क्या होता है? वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उस पर आपका सीजीटी टैक्स नहीं लगेगा, वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा चैटल जिसकी कॉस्ट और जिसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स दोनों 6,000 से कम होंगी, वो आपका एग्जेम्प्ट कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है,
फिर इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक ऐसा चैटल है जिसकी कॉस्ट तो 6,000 से कम है, लेकिन उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर देन 6,000 है। ठीक है, कोई भी ऐसा चैटल जिसकी कॉस्ट तो 6,000 से कम है, लेकिन उसका जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो आपका ग्रेटर देन 6,000 है, तो फिर उस पर जो गेन आएगा ना, आपने याद रखना है, उस पर जो हमारे पास गेन आएगा वो गेन किसके बराबर होगा? वो गेन होगा लोअर ऑफ आपके एक्चुअल गेन के। तो एक मिनट, आपके नंबर वन एक्चुअल गेन के, एंड नंबर टू आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ग्रॉस प्रोसीड्स माइनस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ये आपने जो है वो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं अब दोबारा से आपको बताता हूं। देखें, अगर कोई भी ऐसा चैटल है जिसकी कॉस्ट जो है वो 6,000 से कम है, लेकिन उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स जो है वो 6,000 से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है? आपने उस पर एक गेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी उसका एक्चुअल गेन कैलकुलेट करना है, और फिर उस पर आपने एक फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपकी उसकी जो ग्रॉस प्रोसीड्स होंगी उसमें से 6,000 माइनस कर देना है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को डिवाइड कर देना है। इन दोनों में से एक्चुअल गेन और इस फॉर्मूला से जो दो आंसर्स आएंगे, दोनों में से जोन सा भी लोअर ऑफ होगा उस पर आपका गेन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूं, देखें, मैं ये कहता हूं कि मैंने एक एसिड जो है वो उसको डिस्पोज किया 3,000 का। ठीक है, चैटल की बात कर रहा हूं, और उसकी जो कॉस्ट थी वो मेरे पास जो है कंसिडर हो गई 1,000 की। देखें, अब क्योंकि उसकी डिस्पोजल प्रोसीड भी लेस देन 6,000 है और उसकी कॉस्ट भी लेस देन 6,000 है, तो आपने इसकी वर्किंग शो करके नीचे लिखना होगा कि ये क्या होगा? ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाली केस हमने इसमें बात की। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो डिस्पोजल प्रोसीड आई है वो आई है 8,000 की। ठीक है, और मेरे पास जो कॉस्ट है वो आई है 4,000 की। ठीक है, अब देखो, डिस्पोजल प्रोसीड आपकी 6,000 से ज्यादा है, चैटल की कॉस्ट आपकी 6,000 से कम है, तो इसमें एक्चुअल गेन इसका क्या आएगा? 4,000। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये आपका एक्चुअल गेन आ गया। आपने इस पे एक फॉर्मूला लगाना है जो कि क्या होगा? ग्रॉस प्रोसीड्स कितनी है? 8,000 की माइनस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो इसको जरा, इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताएं, क्या आंसर आ रहा है इसका? 8,000 माइनस 6,000 दैट इज 2,000, मल्टीप्लाई करें 5 से 10,000 और डिवाइड करें 3 से, तो क्या बन जाएगा? यही बनता है। 3 3 3 हाँ, ये अब देखें, एक गेन आ गया आपका 4,000 का, एक गेन आ गया आपका 3,333 का। ठीक है, इसमें से कौन सा लोअर है? तो इसमें से ये वाला लोअर हो जाएगा। तो आप सीजीटी किस पे चार्ज करोगे? यहां पर तो आप नीचे लिखोगे चार्जेबल गेन। हाँ, यहां पर आप लिखोगे चार्जेबल गेन इज इक्वल्स टू 333, और इसमें से फिर एनुअल एग्जाम्पशन अपनी माइनस कर रहे होगे। ठीक है, तो आपने ये दो बातें जो है वो याद रखनी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर चैटल की कॉस्ट 6,000 से कम है तो आपने क्या करना होगा? आपने फिर देखना होगा कि अगर उसकी डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से कम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी डिस्पोजल प्रोसीड जो है वो आपकी 6,000 से ज्यादा है, तो आपने जो उस पर गेन लगाना होगा दैट विल बी लोअर ऑफ एक्चुअल गेन, या ग्रॉस प्रोसीड माइनस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3 का जो फॉर्मूला है, इस पर आपने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं चैटल के दूसरे केस की। अब चैटल का दूसरा केस ये है कि यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि जो चैटल की कॉस्ट है
वो क्या है, वो 6,000 से ज्यादा है। ठीक है, पहले हमने बात की थी 6,000 से कम की, ये सारे पॉइंट्स आपने अपने पास लिखने हैं, ये इन्हीं की बेसिस पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉस्ट आपकी 6,000 से ज्यादा है, तो अगेन हम यहां पर जो है वो दो केसेस जो है वो अज्यूम करेंगे। ठीक है, पहला केस ये है कि आपकी जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो भी 6,000 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या है कि आपकी कॉस्ट भी ज्यादा है और आपकी जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो भी ज्यादा है। तो फिर इस केस में आपने नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन करनी होगी, यानी जिस तरीके से आप नॉर्मल सीजीटी कैलकुलेट करते हो उस तरीके से नॉर्मल आपने कंप्यूटेशन जो है वो करनी होगी। ठीक है, अगर कॉस्ट भी ज्यादा है 6,000 से, डिस्पोजल प्रोसीड भी ज्यादा है 6,000 से, तो आपने नॉर्मल सीजीटी टैक्स कंप्यूटेशन इस पर करनी होगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि अगर हमारे पास जो कॉस्ट है वो 6,000 से ज्यादा है, लेकिन डिस्पोजल प्रोसीड हमारे पास 6,000 से कम है। देखो, अगर कॉस्ट 6,000 से ज्यादा हो रही है, डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम हो रही है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमारे पास लॉस क्रिएट होगा। ठीक है, ले इसमें अब दो सिनेरियोज है। पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि हमारे पास अलाउेबल लॉस क्रिएट हो जाएगा। अलाउेबल लॉस का क्या मतलब है, लेट्स से मेरी डिस्पोजल प्रोसीड 3,000 है और मेरा जो अब कॉस्ट है वो 6,000 है। तो देखो, 3,000 को 6,000 से माइनस करो तो विच मींस अलाउेबल लॉस ऑफ 3,000 आपके पास आ जाएगा। राइट, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि वो ये कहता है कि आप अपनी डिस्पोजल प्रोसीड को किसके बराबर कर दो, 6,000 के बराबर कर दो। दूसरा वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी डिस्पोजल प्रोसीड को 6,000 के बराबर कर देना है। फिर जिसमें से भी जो भी आपकी सूटेबल, दोनों में से जोन सी भी सूटेबल सिचुएशन होगी वो वाला आप जो है वो इसको चूज कर लो। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट अगर 6,000 से ज्यादा है, डिस्पोजल प्रोसीड्स अगर 6,000 से कम है, तो आपने दो ऑप्शंस आपने देखने हैं। एक में अलाउेबल लॉस कैलकुलेट करो नॉर्मल तरीके से, और दूसरे में आप अपनी जो डिस्पोजल प्रोसीड है उसको 6,000 से रिप्लेस कर दो और फिर उसकी कंप्यूटेशन करो। दोनों में से जोन सा भी सूटेबल होगा वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे फाइंड करना है, वो हम जो है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट टू समराइज, आपने ये बात याद रखनी है कि चैटल्स क्या होते हैं। चैटल्स आपकी जो है वो टैंजिबल मूवेबल एसेट्स होते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि चैटल्स जो है उनमें दो केसेस होंगे, या तो उनकी कॉस्ट 6,000 से कम होगी या उनकी कॉस्ट 6,000 से ज्यादा होगी। अगर तो चैटल्स की कॉस्ट 6,000 से कम है और डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से कम है, उसको इग्नोर कर दो, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कॉस्ट 6,000 से कम है, डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से ज्यादा है, तो गेन विल बी लोअर ऑफ एक्चुअल गेन, एंड द फॉर्मूला दैट इज 5/3 वाला फॉर्मूला। कॉस्ट अगर 6,000 से ज्यादा है, डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से ज्यादा है, फिर तो नॉर्मल कंप्यूटेशन होगी। लेकिन कॉस्ट 6,000 से ज्यादा है, डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम है, तो आपने फिर उसका अलाउेबल गेन एंड डिस्पोजल प्रोसीड को 6,000 पे रिप्लेस करना होगा। आई होप सो यहां तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और इसका एक छोटा सा जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, और ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि ये चीजें हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पेस्ट करता हूँ। अच्छा, चलिए चलें, क्वेश्चन आप जरा यहां पर देखें। क्वेश्चन वो ये कहता है कि कपिल सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 10,000 पाउंड। अब पेंटिंग मैंने आपको बताया था कि ये एक चैटल कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अगर आपने लिस्ट देखनी है कि चैटल्स की कौन कौन सी लिस्ट है, आपकी कैप्लन की बुक्स में भी ये लिस्ट दी हुई है और आपके स्टडी हब में भी ये लिस्ट दी हुई होगी। आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे चैटल में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा चैटल को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उनमें से एक की कॉस्ट, मतलब जो भी आपको चीज दी हुई है उसमें से आइदर उसकी डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम होंगी या उसकी कॉस्ट 6,000 से कम होंगी। क्योंकि अगर दोनों ही 6,000 से ज्यादा है तो फिर वो चैटल भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल कंप्यूटेशन गेन में आ जाएगा। तो अगर आपने ये समझना है कि चैटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कॉस्ट उसकी 6,000 से कम होगी या डिस्पोजल प्रोसीड उसके 6,000 से कम होंगे।
तो देखो, कपिल सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 10,000 पाउंड, यानी यहां पर उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो कितनी आ गई है, मैं यहां लिख देता हूं। आपकी जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो आ गई है 10,000 पाउंड, सॉरी। ठीक है। अच्छा, फिर देखें, वो कहता है कि विच ही हैड परचेज फॉर 3,000 10 years अगो। अच्छा, अब उसने खरीदी कब थी? 3,000 से पहले। अब देखो, कॉस्ट 6,000 से कम है। ठीक है। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल वॉज 500। कैलकुलेट द कैपिटल गेन। अच्छा जी, अब देखो, यानी कॉस्ट क्या है मेरे पास इसकी? 3,000। इंसिडेंटल कॉस्ट टू सेल मेरे पास कितनी है? 500। तो मेरे पास जो गेन आ जाएगा वो कितना आएगा? 10,000 में 3,000 के तो 700, 7,000। 7,000 में से 500 के तो 6,500। ठीक है। लेकिन अब आप जरा यहां पर ध्यान दें, मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपकी जो कॉस्ट है वो 6,000, सॉरी, आपकी डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से ज्यादा हो जाए और आपकी कॉस्ट 6,000 से कम हो जाए, तो ये क्या है? ये नॉर्मल कंप्यूटेशन है। हम स्पेशल रूल कंप्यूटेशन करेंगे जिसमें क्या होगा? जिसमें होगा कि आपकी जो ग्रॉस डिस्पोजल प्रोसीड है, ग्रॉस डिस्पोजल प्रोसीड का क्या मतलब है? आपकी ये जो 10,000 की डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगी, इसमें से 6,000 माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। इसका आंसर जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे। 4,000, 4 को 5 से करेंगे 20,000, 20,000 को 3 पे डिवाइड करें। सर 1,333। जरा दोबारा कैलकुलेट करें। 20,000 को 3 पे डिवाइड करना है। अच्छा अच्छा। 6,656। जी, ठीक है, ये आपका आ गया। अब 6,500 कम है या 6,667 कम है? तो कम ऑब्वियसली 6,500 है। इसका मतलब है ये 6,500 हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारा चार्जेबल गेन कंसिडर हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आया कॉस्ट कम है, 6,000 से डिस्पोजल प्रोसीड कम है, तो आपने समझ जाना है कि वो आपके क्या होंगे? वो आपके चैटल्स कंसिडर हो गए, एंटीक पीसेस हो गए, आपकी डिकोर्स की चीजें हो गई, आपके ये पेंटिंग शेंटिंग्स हो गई, ये सारी आपकी चैटल्स में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो भी हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। चलें, इस क्वेश्चन को देखें। वो ये कहता है कि कपिल सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 3,000। कपिल ने 3,000 की पेंटिंग जो है वो सेल की, विच हैड अ परचेज कॉस्ट ऑफ 2,000 10 years अगो। तो देखिए जी, डिस्पोजल प्रोसीड हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3,000। और हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 2,000। लेकिन आपको ये बात यहां पर याद होनी चाहिए कि डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से कम है और कॉस्ट भी 6,000 से कम है। विच मींस ये जो 1,000 का आपके पास गेन आएगा, ये क्या है? ये आपका एग्जेम्प्ट कंसिडर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन इसका करते हैं इसी तरीके से। ये मैं आपको जितने भी रूल्स, मैंने अभी 4 रूल्स आपको ऊपर पढ़ाए हैं, चारों की एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही आता होता है। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन के साथ मिलाकर भी आ सकता है। देखिए जी, कपिल सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 10,000। अगेन उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो कितनी है? 10,000। ठीक है जी। अब इस बार उसकी कॉस्ट कितनी है? इस बार उसकी कॉस्ट है 8,000। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पोजल प्रोसीड, सॉरी, आपकी जो डिस्पोजल प्रोसीड हैं वो भी आपकी क्या है? डिस्पोजल प्रोसीड भी आपकी ग्रेटर देन 6,000 है और आपकी कॉस्ट भी 6,000 से ज्यादा है। विच मींस इसका जो आंसर आएगा 2,000, और उसमें से जो इंसिडेंटल कॉस्ट आप माइनस करोगे 500 की, तो आंसर जो 1,500 आएगा, यही आपका क्या कंसिडर होगा? यही आपका चार्जेबल गेन कंसिडर हो जाएगा।
ठीक है, यानी नॉर्मल तरीके से जो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वही आपका चार्जेबल गेन कंसिडर होगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद इसका जो लास्ट रूल वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। चले, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। वो कहता है कपिल सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 5,000। अच्छा, अब इस केस में उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो कितनी है, 5,000, विच इज लेस, सॉरी, विच इज लेस देन सिक्स, ओहो उल्टा साइन डाल दिया मैंने, विच इज लेस देन 6,000। ठीक है, और इस बार उसकी कॉस्ट कितनी है, इस बार उसकी कॉस्ट है 12,000 की। इसका मतलब है कॉस्ट तो उसकी 6,000 से ज्यादा है, विच मींस मेरे पास लॉस कितना आएगा। अच्छा रुकिए, इसमें हम इंसिडेंटल कॉस्ट भी जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंटल कॉस्ट भी माइनस की 500 की, तो आपके पास जो लॉस आया वो कितना आया, 12,000 में से 5,000 गए तो दैट विल बी 7,000, और 7,000 में से 500 मजीद गए तो 6,500 आ गया। आपके पास लॉस कितना आ गया, 6,500 का। ये नॉर्मल कंसिडरेशन थी। ठीक है, मैं ये अज्यूम करता हूं, यानी यहां पर हम ले लेंगे अजम्पशन। अजम्पशन में हम ये कहते हैं कि उसकी डिस्पोजल प्रोसीड कितनी है, 6,000 की, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 6,000 से कम है डिस्पोजल प्रोसीड तो अज्यूम करो 6,000 की डिस्पोजल प्रोसीड है। कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, 12,000 माइनस इंसिडेंटल कॉस्ट 500 की। तो यहां पर आप अपना लॉस कैलकुलेट करो। 12,000 में से 6,000 चले गए, दैट विल बी 5,000, और 5,000 से नहीं 6,000, और 6,000 से आपकी जो है वो आ गई 500, क्या तो ये आ गई 5,500 की। ठीक है, ये लॉस कितने का आ गया, 5,500 का। अब आपने यहां पर ये देखना है कि देखो, एक बारी में आपकी जो आंसर है वो आ रहा है 65,000, तो आपने क्या, और दूसरी बारी में आपका आंसर क्या आ रहा है, 5,500। ठीक है, तो आपने अजम्पशन की बेसिस पे यहां पर इसको लेके चलना है कि आप क्या करोगे, आप ये वाला मेथड जो है वो चूज करोगे और अपना लॉस जो है वो रिड्यूस करवाओगे। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये चार हमने सिनेरियोस जो है वो कवर अप किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉस्ट और जो आपकी डिस्पोजल प्रोसीड हैं वो आपकी जब 6,000 से कम या ज्यादा होंगी तो आपने कैसे इसको लेके चलना है। अगर यहां तक आपका कोई सवाल है तो इसको पूछ ले, नहीं तो आगे हम आगे मजीद चैटल की बात करते हैं। जी। जी सर। सर ये जो लास्ट वाला आपने बताया इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, मैं लेफ्ट हो गया था तो। अच्छा देखें, मैंने ये कहा लास्ट वाला ये था कि आपकी जो डिस्पोजल कॉस्ट थी वो आपकी क्या थी, वो आपकी 6,000 से कम थी। ठीक है, जब आपकी डिस्पोजल कॉस्ट 6,000 से कम होती है तो आपने क्या अज्यूम करना होता है कि आपकी डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है, 6,000, आप उसको 6,000 पे ले जाएं। जब आप उसको 6,000 पे लेके जाएंगे तो आपने बाकी कॉस्ट और इंसिडेंटल कॉस्ट वैसे ही माइनस कर देनी है। माइनस करने के बाद जो भी आपका लॉस आएगा वो आपका अलाउएबल लॉस कंसिडर होगा, यानी वो आप अपने कैपिटल गेन्स में से माइनस कर सकते हैं। लेकिन जो एक बात आपने याद यहां रखनी होगी वो ये रखनी होगी कि सॉरी जब भी डिस्पोजल कॉस्ट आप सॉरी जस्ट जब भी डिस्पोजल प्रोसीड आपके 6,000 से कम होगी तो आपने उसको 6,000 अज्यूम करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन वो कब अज्यूम करोगे, जब आपकी कॉस्ट 6,000 से ज्यादा होगी। तो आपने ये वाला भी बात याद रखनी, ये नहीं कि हमेशा ही 6,000 पे ले जाओ, नहीं। जब आपकी कॉस्ट 6,000 से ज्यादा होगी, डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम होगी, तो तब आप अपनी डिस्पोजल प्रोसीड को 6,000 पर लेकर आओगे। अब समझ में आ गया। यस सर। लेकिन सर ये 6500 जो है ये 75 नहीं होगा, 7500 कैलकुलेशन में। चले, जो जो भी कर ले, मैं तो वैसे कैलकुलेट किया था, चले 75 कर लें, जो भी आ रहा है, बस बात समझाने की थी, आपने ये वाला लॉस कंसिडर करना होगा। ठीक है, लोअर ऑफ करना है दोनों में से। नहीं आपने देखिए, नॉर्मल आप करेंगे तो आपका हायर लॉस आएगा। ठीक है,
इस केस में हमें वो अलाउ करता है कि आप अपनी डिस्पोजल प्रोसीड को जब 1000 से ज्यादा करोगे तो कम लॉस आएगा, राइट? क्योंकि जब कम लॉस आएगा तो आपका कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा चार्ज होगा ना, नेट गेन आपका ज्यादा आ रहा होगा। तो HMRC कहता है कि आपने ये वाला अज्यूम करना है, आपने वो ज्यादा लॉस नहीं लेना। यस सर। ठीक है, चले। यस। अब हम आगे चलते हैं, ये चार मैंने आपको जो है वो रूल्स बता दिए। अब हम आगे मजीद रूल्स देखते हैं। अब हम ये कहते हैं कि देखिए, आपके जो चैटल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक चैटल वो होते हैं जिनकी लाइफ 50 ईयर से कम होती है, और एक वो होते हैं जिनकी लाइफ 50 ईयर से ज्यादा होती है। आपको याद होगा लास्ट क्लास जब हम ले रहे थे फ्राइडे के दिन, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि इनटेंजिबल वेस्टिंग चैटल्स कौन से होते हैं। वो वेस्टिंग का मतलब वो होता है वो एसिड जिनकी लाइफ 50 ईयर से कम होती है। तो इसी तरीके से जब हम चैटल्स की बात करते हैं ना, तो चैटल्स में आपने याद रखना है कि अगर आपके चैटल की जो यूजफुल लाइफ है वो लेस देन या इक्वल टू 50 ईयर है, तो वो क्या कंसिडर होगा? वो आपका वेस्टिंग चैटल होगा। ठीक है, और जो वेस्टिंग चैटल्स होते हैं वो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके चैटल्स की यूजफुल लाइफ 50 ईयर्स या उसके बराबर है, 50 ईयर से कम या उसके बराबर है, तो वो वेस्टिंग चैटल्स होंगे। और वेस्टिंग चैटल्स एग्जेम्प्ट होते हैं, किस चीज पर एग्जेम्प्ट होते हैं? एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस। अभी हमने कैपिटल अलाउंसेस नहीं पढ़े, लेकिन आपने बस याद ये रखना है कि इन पर आपको कैपिटल अलाउंसेस HMRC अलाउ नहीं करता। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर चैटल्स की यूजफुल लाइफ 50 ईयर्स या उससे कम है, उनको वेस्टिंग चैटल्स बुलाएंगे। और वो वेस्टिंग चैटल्स जो हैं आपके आप कह लो कि एग्जेम्प्ट होंगे फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस। कैपिटल अलाउंसेस पे एग्जेम्प्ट कर लो, या आप यूं, ये चलो हम इसको यूं सिंपल कह लेते हैं, दे विल बी एग्जेम्प्ट। बस सिंपल एग्जेम्प्ट पे फिलहाल के लिए सिंपल हम एग्जेम्प्ट पे लेके चलते हैं कि उन पर हम CGT चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास सिनेरियो है वो ये है कि अगर आपकी यूजफुल लाइफ जो है वो ग्रेटर देन 50 ईयर्स है, तो फिर उस केस में ये जो अभी हमने पिछले चार रूल्स पढ़े हुए हैं ना, नॉन, इनको हम क्या बुलाएंगे? इनको हम बुलाएंगे नॉन वेस्टिंग चैटल्स। और इस पर वो क्या, ये जो अभी हमने रूल ऑफ 6000 ऊपर पढ़ा है ना, ये रूल ऑफ 6000 जो है वो अप्लाई होगा। बस आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, चैटल्स दो तरह के होते हैं, वेस्टिंग चैटल्स एंड नॉन वेस्टिंग चैटल्स। वेस्टिंग चैटल्स वो चैटल्स होंगी जिनकी यूजफुल लाइफ 50 ईयर्स से कम या उसके बराबर होगी, ये एग्जेम्प्ट चैटल्स होते हैं। और जो नॉन वेस्टिंग चैटल्स होते हैं उनकी यूजफुल लाइफ 50 ईयर्स से ज्यादा होती है, और इन पर आपका नॉर्मल जो 6000 का रूल है वो आपका लग रहा होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम मैं आपके सामने कुछ मेरे पास यहाँ पर जो है वो चैटल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं यहाँ लिखता हूँ और हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इन चैटल्स पर हमारा जो है वो चीज़ें लग रही होंगी या नहीं लगेंगी, सॉरी, इन पर हम कैलकुलेट करेंगे CGT या नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, दैट इज, आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि इन पर हम लगाएंगे CGT या नहीं। The very first statement is a painting was sold in July 2024। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर चैटल पे CGT लगाना है तो वो चैटल अप्रैल 24 से मार्च 2025 के दरमियान में ही सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2020 का या 2021 का चैटल उस पर आप CGT अभी लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे चैटल की ट्रांजैक्शन दे दे या सेलिंग ऑफ दे दे कि जो इस साल से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो उसको भी आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें, अ पेंटिंग वाज सोल्ड इन जुलाई 2024 फॉर 5600। शी ओरिजिनली बॉट इन February 1999 फॉर 3500। तो देखो, अब क्योंकि आपको अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये चैटल है? सबसे पहले तो पेंटिंग याद रख लो कि वो चैटल होती है, एंटीक चीजें चैटल होती है, डेकोरेशन की चीजें चैटल्स होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो इसमें जो कॉस्ट है वो 6000 से कम है। ठीक है,
अब पेंटिंग की लाइफ 50 साल से तो ज्यादा होगी ना, राइट? ये नॉन वेस्टिंग चैटल में कंसिडर होगा। तो अब आपने ये देखना है कि इसकी जो कॉस्ट है वो भी 6,000 से कम है, और इसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स है वो भी 6,000 से कम है। तो आप मुझे बताओ कि मैं इसके साथ मेरा क्या ट्रीटमेंट होगा इस केस में। तो इसमें वो जो आपने लास्ट में कैलकुलेशन बताई थी वही करेंगे ना, वही करेंगे ना पहले। जी जरा एक्सप्लेन करें कि अगर मेरे चैटल की डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से कम है, और मेरे चैटल की जो जो कॉस्ट है वो भी 6,000 से कम है, तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? आपने लिखे होंगे रूल्स अपने पास, जरा जरा देख के बताएं उनमें से। सर ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा फिर इसमें, इस केस में। क्यों एग्जाम्प्ट होगा? क्योंकि सर डिस्पोजल भी प्रोसीड जो है वो भी 6,000 से कम है और कॉस्ट भी 6,000 से कम है। जी एग्जैक्टली, देखिए मैंने आपको यही बताया कि आपकी जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो कितनी है, 5,600, दैट इज लेस देन 6,000। आपकी जो कॉस्ट है वो है 3,500, दैट इज लेस देन 6,000। विच मीन्स कि जब दोनों ही डिस्पोजल प्रोसीड एंड कॉस्ट आपकी 6,000 से कम है, तो ये क्या होगा, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या कंसिडर होगा, एग्जेम्प्ट नॉन वेस्टिंग चैटल। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला सिनेरियो देखें। इन अक्टूबर 2024 शी सोल्ड हाफ शेयर्स, so she sold half shares in a race course horse for 5,000 pounds, which she had acquired in June 2010 for 4,000। जी मुझे बताएं इस पर मैं किस तरीके का ट्रीटमेंट अप्लाई करूंगा, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर इस पे पार्ट डिस्पोजल वाला ही होगा शायद। क्यों? क्योंकि सर शेयर जो है वो चैटल में तो नहीं आएंगे ना। बिल्कुल वो पहले जी स्टेज का शेयर्स अगर पार्ट चैटल में, जी दोबारा बोलिए, आप कह रहे हैं शेयर्स चैटल में नहीं आएंगे? यस सर। क्यों नहीं आएंगे, जरा इसका बताइएगा आंसर। क्योंकि चैटल जो है टेंजिबल एंड मूवेबल एसेट्स है ना, तो शेयर एग्जैक्टली, टेंजिबल तो एग्जैक्टली नहीं ठीक है, होते। यही बात मैंने आपको बताई कि आपके जो चैटल्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके टैंजिबल होंगे, वो आपके मूवेबल होंगे। और मैंने ऊपर बता भी दिया था कि टैंजिबल का मतलब है आपके शेयर्स, आपके लाइसेंसेस, कॉपीराइट, गुडविल, ये चैटल्स में कंसिडर नहीं होते। तो यहां पर तो वो बात ही क्या कर रहा है, शेयर्स की बात कर रहा है। शेयर्स पर तो पार्ट डिस्पोजल का आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, या वेस्टिंग चैटल्स का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो ये तो आपके चैटल्स में कंसिडर जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका नंबर वन आप इसमें बता दोगे कि चैटल्स टेंजिबल होते हैं, ये क्या है, आप सॉरी, ये आप इसमें यूं बता दो कि, ऑल्दो बताने को आएगा नहीं लेकिन समझाने के तौर पे मैं आपको इनके एक्सप्लेनेशंस बता रहा हूं कि चैटल्स टैंजिबल और मूवेबल होते हैं। जो आपके शेयर्स हैं वो क्या है, वो इनटैंजिबल हैं। और इनटैंजिबल पर तो हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, ये तो आपके वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, राइट? ये तो चैटल्स नहीं होते, इनको वेस्टिंग एसिड्स क्लासिफाई किया जाता है, इनकी यूजफुल लाइफ लेस देन 50 ईयर्स होती है। ओके, तो आपने ये बात याद रखनी है कि शेयर्स चैटल में क्लासिफाई नहीं होंगे। ठीक है, चलें अब देखें, क्योंकि इनकी जो आप यूं कह लो कि ये वेस्टिंग चैटल्स हैं, ठीक है, और वेस्टिंग एसिड्स या वेस्टिंग चैटल्स कह लो, इनकी जो लाइफ है लेस देन 50 ईयर्स है, तो ये एग्जेम्प्ट कंसिडर कर दिए जाएंगे आपकी कैपिटल गेन टैक्स में से। ठीक है, चले थर्ड वन देखें। A piece of land which she bought in April 2014 for 2,000 as an investment was sold in September 2024 for 5,000। जी बताइएगा इस केस में मैं क्या ट्रीट करूंगा? सर ये भी पीस ऑफ लैंड है तो ये मूवेबल तो नहीं है, तो इस वजह से ये भी चैटल में नहीं आएगा। अच्छा जी, जी अब्दुल्ला आपको क्या लगता है? जी जी सर बिल्कुल, समीर सही कह रहे हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था कि चैटल्स के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, चैटल के लिए मूवेबिलिटी जरूरी होनी चाहिए। लैंड आपका एक इमूवेबल सब ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमूवेबल एसेट है। इमूवेबल, और जो आपकी बिल्डिंग होती है वो भी इमूवेबल होती है, राइट। तो इस केस में आपका ये क्या कंसिडर होगा, ये चैटल्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां से याद रखना है कि इनको हम चैटल में नहीं कंसिडर करेंगे, और इस पर हम नॉर्मल सीजीटी लगा रहे होंगे, ये चैटल्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो कि ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम चैटल्स। चैटल से तो एग्जेम्प्ट होंगे, बट इस पर क्या लगेगा, इस पर नॉर्मल सीजीटी रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, यानी इस पे वो 6,000 का रूल अप्लाई नहीं होगा, इस पे वो नॉर्मल रूल्स होंगे। आप 5,000 दे लोगे, 2,000 उसमें से माइनस कर दोगे, तो 3,000 का आपका चार्जेबल गेन कंसिडर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शी सोल्ड अ विंटेज कार फॉर 25,000 इन नवंबर 2024 दैट हैड ओरिजिनली कॉस्ट 5,500, 5,500 इन जून 2008। तो आपने जो, जब मैंने आपको सीजीटी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी, अगर किसी को याद हो, रिलेटेड टू कार्स। कोई मुझे बता सकता है आप दोनों में से वो क्या बात थी? मैंने आपको क्या बताया था कि कार्स के रिलेटेड सीजीटी क्या होगा? आप आपने आई थिंक वो तो आपने प्राइवेट एंड उसके उसके यूज पर बताया था ना, बिजनेस के इसके यूज पर। हाँ नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया था कि कार में ये देखा जाएगा कि प्राइवेट बिजनेस भी, लेकिन वो कैपिटल अलाउंसेस के केस में देखा जाएगा। देखो याद रखना कि जब हम सीजीटी की बात करते हैं ना, तो सीजीटी के केस में जो कार होती है वो आपका एग्जेम्प्ट ट्रीट होती है। ठीक है, लेकिन जब कैपिटल अलाउंसेस की बारी आती है, जो हमें एचएमआरसी से मिलते हैं, उस केस में फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा, ये जो कार थी ये प्राइवेट यूज हो रही थी या बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही थी। लेकिन सीजीटी पर्पस के लिए जो आपकी कार होती है वो क्या ट्रीट होती है, वो एज अ एग्जेम्प्ट एसेट ट्रीट किया जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां कहीं भी आपकी कार आएगी सीजीटी में, सिंपल आपने उसको एग्जेम्प्ट कंसिडर करना है। ठीक है, सर चले। इसके पीछे सॉरी। मैं कह रहा था इसके पीछे एक लॉजिक भी देते हैं कि कार एग्जाम क्यों होती है कैपिटल। अच्छा, इसकी ना, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, हम जब कैपिटल अलाउंसेस पढ़ेंगे ना, वहां पर आई बिलीव मैं आपको जब समझाऊंगा तो वहां पर जरा ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, कार्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिटल अलाउंसेस में बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है कार्स का। जब मैं वहां पर आपको बताऊंगा ना कि कब और कैसे इस पे चार्ज होता है, तो वहां पर मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कार पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं और कौन कौन से टैक्सेस नहीं लगते। एक जो भी फिलहाल के लिए आप जो जो एक चीज माइंड में ये रख लें कि इस पे सीजीटी क्यों चार्ज नहीं होता, क्योंकि देखिए आपको याद है जब हम वीएटी का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी पर आप वैट देते हो, जो कि रिकवरेबल नहीं होता। यानी जब आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपने परचेज वैट पे कर दिया, और ये परचेज वैट आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे आप वो गाड़ी जी जी। प्राइवेट यूज के लिए ले रहे हो या बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हो, गाड़ी आपने ले ली, आपने यूज करनी है, उस पर आप वीएटी रिकवर नहीं कर सकते। तो आप यूं समझ लो कि एक तरीके से हम वीएटी उस पर पे कर रहे होते हैं, राइट। तो फिर जब हम उसको गाड़ी अप ड्यूरिंग आवर लाइफ, जब हम गाड़ी उसको सेल आउट करते हैं दोबारा, तो फिर उस पर हम तब भी, ये भी एक रीजन है कि हम उस पर सीजीटी चार्ज नहीं कर रहे होते। ठीक है, उस पर वीएटी चार्ज हो रहा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें लाइन है, दैट इज शी बॉट द मूवेबल क्रेन फॉर £20,000 इन अगस्त 2001 विच शी यूज्ड इन हर हॉलेज बिजनेस। हॉलेज बिजनेस ये होता है ना, बड़ी बड़ी क्रेन्स का बिजनेस, और इस तरीके के बिजनेस को कहते हैं। शी सोल्ड द क्रेन फॉर 10,000 इन जनवरी 2025। जी बताइएगा, इस पर हम किस तरीके से किस तरीके से जो है वो चटर्स या सीजीटी चार्ज करेंगे, अगर तो हम चार्ज करेंगे। हाँ जी सर।
सर ये जो क्रेन है इसमें कार वाला केस तो नहीं होगा? जी। मैं जैसे हमने कार एग्जाम किया इस तरह क्रेन तो नहीं एग्जाम करेंगे ना? हाँ, इसमें ये एक पॉइंट भी है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि देखें क्रेन जो है वो कार के तौर पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फुली मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये जो ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताई थी, हम इसी को यहाँ से लेके चलते हैं। जब मैंने आपको ये बताया था कि जो चैटल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है लेस देन 50 years वाला, जो कि आपका वेस्टिंग चैटल हो जाएगा, वो तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस पर तो आपकी बात, आई होप सो आपको बात कंप्लीटली समझ में आ गई थी। अब जो दूसरे वाला मैंने आपको केस बताया था कि जो आपके चैटल्स होते हैं जो 50 years से ज्यादा की लाइफ के होते हैं, वो नॉन वेस्टिंग चैटल्स होंगे, उस पर 6000 का रूल जो है आपका अप्लाई होता है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहां पर अब आप एक चीज और याद रख लें कि जब आप ये 6000 का रूल अप्लाई करते हैं ना, तो आपको दो चीजें हो सकती हैं, आपको गेन हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। ऐसी ही बात है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आपको गेन ही हो, आपको कभी कभी लॉस भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर देखा भी था, राइट। जब आप 6000 का रूल नॉन वेस्टिंग चैटल्स पर अप्लाई करते हो, तो आपको उस पर गेन भी हो जाता है, आपको उस पर लॉस भी हो जाता है। जब आपको गेन होगा तो गेन आपका सीजीटी में चार्ज किया जाएगा, गेन क्या होगा, सीजीटी में चार्ज किया जाएगा। और अगर तो आपको लॉस हो जाता है 6000 के केस में, तो इस केस में आपका क्या होता है, आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है, लेकिन वो लॉस आपका अलाउएबल लॉस कंसिडर नहीं होता। मैं दोबारा बताता हूं, देखें, आपने एक चैटल था, उसको आपने सेल आउट किया, उस पर आप, वो नॉन वेस्टिंग चैटल था, और उस पर आपको लॉस हो गया, ठीक है, उस पर आपने 6000 का रूल भी अप्लाई कर दिया। अब वो जो लॉस हुआ था उसमें ये देखा जाएगा, अगर तो उस एसेट पर आपको कैपिटल अलाउंस मिलेगा तो फिर अलाउएबल लॉस कंसिडर नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोई ऐसा एसेट है जिस पर कैपिटल अलाउंस नहीं मिलेगा, उस पर लॉस कंसिडर होगा, ठीक है। दो चीजें हैं, एक है कैपिटल अलाउंस, एक है अलाउएबल लॉस। अगर किसी भी लॉस पर आपका वो लॉस अलाउएबल लॉस कंसिडर हो रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर जो ये एग्जांपल दी थी, ये वाली, मैंने आपको ये कहा था कि ये आपका क्या कंसिडर होगा, ये आपका अलाउएबल लॉस कंसिडर होगा। अलाउएबल लॉस का क्या मतलब है कि आप अपने कैपिटल गेन में से इसको माइनस कर सकते हो, विच मींस मेरे कहने का ये मकसद था कि इसका क्योंकि ये अलाउएबल लॉस होगा, आपको इस पर कैपिटल अलाउंस नहीं मिलेगा, राइट। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा लॉस आ जाता है जिस पर आपको कैपिटल अलाउंस चार्ज मिल सॉरी कैपिटल अलाउंस मिल जाता है, यानी एचएमआरसी कहता है उसकी बुक्स में इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेट के लिए कैपिटल अलाउंस मौजूद है, फिर तो हम कैपिटल अलाउंस लेंगे, हम लॉस कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात यहां तक कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई? यस सर। आपको ज्यादा समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने भी कैपिटल अलाउंसेस पढ़े नहीं है, ठीक है, इसको मैंने सीजीटी के बाद वाले के लिए रखा है कि हम इसको तब पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिस पर कैपिटल अलाउंस मिलेगा, ऐसे कौन से नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही आप याद रखें, किसी एसेट पर कैपिटल अलाउंस मिलेगा तो उस पर लॉस रिकवर नहीं होगा, और अगर लॉस मिलेगा तो फिर उस पर कैपिटल अलाउंस रिकवर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें, शी बॉट द मूवेबल क्रेन फॉर 20,000, 20,000 की उसने खरीदी, 10,000 की उसने सेल की। देखो डिस्पोजल प्रोसीड आपकी 10,000 है, कॉस्ट आपकी 20,000 है, विच मींस आपका क्या है, 10,000 का लॉस आ रहा है, ऐसा ही है। अब क्योंकि क्रेन एक गाड़ी में क्लासिफाई की जाएगी, ठीक है, क्रेन एक गाड़ी टाइप की होती है ना, तो जब क्योंकि वो एक गाड़ी में क्लासिफाई होगी, तो गाड़ियों पे आपको पता होना चाहिए कि उस पर कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। अब अगेन बात मैं क्या कर रहा हूं कि जब एक चीज पर आपको क्या मिलेगा, जब आप एक चीज पर आपको कैपिटल अलाउंस मिलेगा, तो उसका ये वाला जो लॉस होगा अलाउएबल लॉस क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी नंबर, आप इसको सिंपल तरीके से ये देख लो कि ये जो लॉस है इसको सीजीटी कंप्यूटेशन में आप नहीं कंसिडर करोगे, बल्कि इस पर जो है वो कैपिटल अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। अब यहां तक बात समझ में आई आपको?
यस सर। चलिए जी। चलिए जी, आखिरी लाइन इसकी देखते हैं। एन एंटीक वॉज एन सॉरी एन एंटीक वेस वॉज सोल्ड इन अगस्त 2024 फॉर 10,000। इट ओरिजिनली कॉस्ट 8,000 इन अप्रैल 2009। तो जी बताएं इस पर चैटल का कैसा ट्रीटमेंट हम क्लासिफाई करेंगे। सर इसमें नॉर्मल कंप्यूटेशन ही होगी, टैक्स कंप्यूटेशन, क्योंकि डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से ग्रेटर है, और जो है कॉस्ट है वो भी। अच्छा जी अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है। सर मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें यही इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, लाइक देखो बड़ा ही आसान है। लेस देन देखो सिक्स मैंने सिक्स आपको वो आउट। जो रूल्स लिखवाए थे, 4 रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, वो आप अपने सामने कहीं अपने पेज पे लिख लो, ठीक है। उसमें से अब रूल्स मैच करो। देखो जी इसमें जो आपकी डिस्पोजल प्रोसीड है वो है 10,000 की, विच मींस ये ग्रेटर देन 6,000 है। और आपकी जो कॉस्ट है जी वो जी। भी 8,000 है, विच मींस ये भी ग्रेटर देन 6,000 है। अब आपके पास जो रूल लिखा हुआ है उसमें ये देखो कि मैंने क्या लिखवाया हुआ है कि अगर डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से ज्यादा है और कॉस्ट भी 6,000 से ज्यादा है तो क्या होगा। अब जरा देख के बताओ। एक मिनट। जी जी बताएं। देखो आपको मैंने ये बताया कि आपकी कॉस्ट भी 6,000 से ज्यादा है, आपके डिस्पोजल प्रोसीड भी 6,000 से ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे। नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन। नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल जिस तरह आप सीजीटी कैलकुलेट करते हो, डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कॉस्ट माइनस एनुअल एग्जम्पशन, जी उस जी तरीके जी। से आपने नॉर्मल अपना सीजीटी कैलकुलेट करना है। ठीक है। ये 4 चीजें आपके पास जी लिखी जी। होनी चाहिए। इन्हीं 4 चीजों की बेसिस पे आप अपने चैटल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। देखो कॉस्ट 6,000 से सही कम है, सही डिस्पोजल है। प्रोसीड कम है, चैटल एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वेस्टिंग चैटल कंसिडर होगा। जी कॉस्ट 6,000 से कम है लेकिन डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से ज्यादा है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कॉस्ट भी 6 से ज्यादा है, डिस्पोजल भी 6 से ज्यादा है, तो नॉर्मल अप्लाई कर दो। कॉस्ट 6,000 से ज्यादा है लेकिन डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम है, तो उसकी डिस्पोजल प्रोसीड को 6,000 बनाओ और फिर अपना नॉर्मल कैलकुलेट कर दो उस पे। ठीक है। सही तो है। ये चीजें ये चारों रूल्स आपको अपने पास लिखने हैं, तभी इनके क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आपका ये काम है कि लेक्चर के बाद कैप्लन बुक आपने ओपन करनी है। उसमें जो आपकी चटल की डेफिनेशन दी हुई है, चटल की जो लिस्ट आपको दी हुई है, वो आपने लिस्ट एक दफा पढ़नी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए जब भी क्वेश्चन में नाम आए चीजों का, एंटीक चीजों का, विंटेज कार का, पेंटिंग का, डेकोरेशन का, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अच्छा ये वाले एसेट्स हैं, इन पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी। आई गेस स्टडी हब में भी ये लिस्ट दी हुई है और आपकी बुक में भी ये लिस्ट दी हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अच्छा ये आपके जो है ना चैटल्स को मतलब वेस्टिंग चैटल्स होंगे और ये आपके नॉन वेस्टिंग चैटल्स है। गाड़ियों का आपने याद रखना है, उन पर आपका सीजीटी अप्लाई नहीं होता। ठीक है। फिर उसमें आपने ये जी बात याद रखनी है, अगर किस गाड़ियों पे कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं, इसलिए अगर उनके लॉसेस आ रहे हैं तो वो अकाउंट फॉर नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज पर कैपिटल अलाउंस नहीं मिलता, उसका लॉस आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये बात आपको क्वेश्चन में बताई होगी कि लेट्स से फलां एसेट हमने बेचा, उस पर ये लॉस हुआ, एंड दिस एसेट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैपिटल अलाउंस, वो आपको बताएगा। जब आपको याद होगा कि अच्छा इस पे कैपिटल अलाउंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है इसका लॉस हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने ये लिख दिया कि एंड फॉर दिस कैपिटल अलाउंस इज दिस मच, तो फिर आप कैपिटल अलाउंस कंसिडर करोगे उसका। ठीक है। तो ये आपने वन टाइम जरूर इसको रीड करना है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। यहां तक अगर कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। चले। चले जी, अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 के लास्ट सेक्शन का, जो कि हमारे पास है एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। चले।
देखिए, अगर कोई भी एसेट है आपके पास, ठीक है, ये रूल्स आप अपने पास जरूर लिखें। एसेट अगर आपके पास, सॉरी, कोई भी अगर आपके पास एसेट है जो आपके पास जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, खराब हो चुका, नॉट खराब, टूट फूट गया है किसी अननेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से या अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस की वजह से, या वो गुम हो चुका है, तो उसमें दो केसेस को देखा जाएगा। अगर तो आपका वो एसेट था, नंबर वन, इफ आपका वो एसेट है, ये पॉइंट अपने पास लिखें, इज नॉट इंश्योर्ड, अगर वो एसेट है और आपने उस एसेट को इंश्योर्ड नहीं करवाया, यानी उसकी इंश्योर मतलब उसकी कोई इंश्योरेंस प्रोसीड नहीं थी, इफ एसेट इज नॉट इंश्योर्ड एंड, सॉरी, if asset is not insured and no insurance proceed is received, अगर एसेट इंश्योर्ड भी नहीं है और इंश्योरेंस प्रोसीड्स भी आपको नहीं मिली, तो इसमें क्या कंसिडर किया जाएगा? फिर आपने ये कंसिडर करना है कि इसमें नो गेन कंप्यूटेशन, यानी कोई भी गेन आप कैलकुलेट नहीं करोगे। गेन तो कैलकुलेट होगा ही नहीं ना, क्योंकि उल्टा तो आपका नुकसान हो गया, नुकसान भी हुआ और डबल नुकसान हो गया कि एसेट भी गया और उसके ऊपर से वो इंश्योरेंस भी नहीं थी उस एसेट की, तो उस पर आपको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिल रही होगी, तो कैपिटल गेन तो चार्ज ही नहीं होगा। और दूसरा, इसकी वजह से जो कैपिटल लॉस हुआ वो क्या हो जाएगा, वो आप यूं कह लो कि वो कैलकुलेट होगा या वो अलाउेबल हो जाएगा, ठीक है, इस कैलकुलेटेड। यानी फॉर इंस्टेंस आपका एक 5,000, आपका एक 20,000 का एसेट था, वो एसेट खराब हो गया, उस पर कोई भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिली, तो डिस्पोजल प्रोसीड क्या हो जाएगी? डिस्पोजल प्रोसीड आपकी जीरो हो जाएगी। कॉस्ट आपकी कितनी थी? 20,000। तो आपका कैपिटल लॉस कितना आ जाएगा? 20,000 का। ये कैपिटल लॉस आपका अलाउेबल लॉस कंसिडर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। यस चलें सर। जी। ठीक है, तो पहली बात ये है कि अगर एक एसेट टूट जाता है, खराब हो जाता है और उसकी इंश्योरेंस भी नहीं है, ना ही आपको कुछ इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं, तो फिर तो कोई गेन कंप्यूट भी नहीं होगा और उस पर आप कैपिटल लॉस जो है वो चार्ज कर दो। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये है कि अगर वो एसेट लेट से खराब हो जाता है और आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल जाती हैं, तो अभी मैं यहां पर कंसिडर करता हूं कि आपको क्या मिल रहा है, आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल रही है, यानी वो एसेट इंश्योर्ड था, एसेट खराब हुआ, जैसे गाड़ियां इंश्योर्ड होती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बदले आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। इसी तरीके से एक एसेट खराब था, एसेट या टूट गया, लॉस हो गया उसका, वो इंश्योर्ड भी था और आपको इंश्योरेंस प्रोसीड क्या हो गई? मिल गई, इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव्ड। ठीक है, आपको जब इंश्योरेंस प्रोसीड मिल जाएगी तो फिर उसके दो केसेस हैं। अब जरा आप समझने की कोशिश करें, देखें, एक एसेट था 20,000 का, ठीक है, और उस एसेट की जो इंश्योरेंस आपको मिली है वो भी 20,000 की आपको मिल गई। इसका मतलब है आपको पैसे कितने मिले? 20,000 के। अब आपने क्या करना है, आपको पैसे मिल रहे हैं ना 20,000 के, कैपिटल गेन टैक्स तो पैसों पे लगता है, राइट? तो अब ये जो 20,000 है आपको जो मिले हैं, इसके दो ट्रीटमेंट्स होंगे। नंबर वन, आप इसको यूं लिख लें कि अगर ये इंश्योरेंस के पैसे आपको मिले हैं और आपने इसकी जो प्रोसीड्स आपको मिली हैं वो आपने री इन्वेस्ट की है, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। देखिए, आपको वो जो 20,000 का एसेट आपका गुम गया था, उसके बदले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 20,000 आपको कैश मिल गया। अगर आपने इस कैश से एक नया एसेट खरीद लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने इस एसेट से, सॉरी, इन पैसों से अगर नया एसेट खरीद लिया, यानी मैं आपको यूं कहूं कि अगर आपकी जो प्रोसीड हैं वो री इन्वेस्ट हो चुकी हैं, यानी यस, फिर क्या होगा? फिर आपका गेन विल बी रोल ओवर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, अभी आप फिलहाल लिख लें सिर्फ, गेन विल बी रोल ओवर। मैं आपको मतलब समझाता हूं रोल ओवर का क्या होता है, इस पर हम बाद में आते हैं। दूसरी बात सुन लें कि अगर आपने वो जो 20,000 रुपए का आपका कैश मिला था, आपने उससे कोई नया एसेट नहीं खरीदा,
यानी आपने उसको री इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर नॉर्मल सीजीटी इज कैलकुलेटेड। अब मैं आपको जरा बात कंक्लूड करता हूं। देखिए, एक एसिड था, अ, मैं यहां पर इसकी एग्जांपल देता हूं। एक एसिड था, उसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपए। ठीक है, आपको डिस्पोजल प्रोसीड लेट से मिल गए 25,000 रुपए, अज्यूम करते हैं। ठीक है, आपको ये 25,000 रुपए मिल गए, कैश आपके पास आ गया, आपने ये कैश कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो गेन कितना आया? 5,000 का ना। आप इस पर नॉर्मल सीजीटी चार्ज कर दो। ये बात समझ में आ गई? जी सर। चलें, तो नो वाले केस तो आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा मेन सिनेरियो है ना, मेन हमारा क्या है कि अगर हम वो पैसे री इन्वेस्ट नहीं करते तो व्हाट डज गेन विल बी रोल ओवर का मतलब क्या है? ये मतलब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, लेकिन पहले हम इजी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मुश्किल वाला क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको दोनों सिनेरियोस जो है वो समझ में आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन जरा यहाँ पेस्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके मतलब क्या है। ठीक है, आपने ये रूल अपने पास जरूर लिखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपने सबसे पहले इस रूल को देखना है, और इस रूल से के मुताबिक आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे जरा 1 मिनट दे, मैं ये लैपटॉप चार्ज पर लगा दूं। अच्छा, चलिए, देखिए जी, क्वेश्चन ये सर है वो कि जी जी सर वो रूल वापस दिखाएगा प्लीज। जी जी, ये लेना है। ठीक है, देखिए, रूल मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अगर एक एसिड इंश्योर्ड नहीं है और वो खराब हो गया है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि आपको इंश्योरेंस प्रोसीड अब नहीं मिलेंगी। तो चलो, एक तरीके से आप कह लो कि हाँ ठीक है, कि नो गेन होगा और उस पर कैपिटल लॉस हो जाएगी। लेकिन बहुत दफा ऐसा भी होता है, एसेट आपका इंश्योर्ड भी होता है, लेकिन फिर भी आपको इंश्योरेंस प्रोसीड नहीं मिलती, तब भी ये वाला केस होगा। ठीक है, कि इंश्योर्ड है या नहीं है, इंश्योरेंस प्रोसीड आपको नहीं मिली, तब आपने पहला वाला सिनेरियो यूज करना है। लेकिन एक दफा इंश्योरेंस प्रोसीड मिल गई, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या वो पैसे री इन्वेस्ट हुए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको रोल ओवर रिलीफ कहते होते हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। तो आपने ये देखना है कि अगर प्रोसीड री इन्वेस्ट नहीं हुए, फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं है, जो पैसे आपके हाथ में आए हैं उस पर नॉर्मल सीजीटी अप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन अगर पैसे री इन्वेस्ट हो गए हैं, तो आपका गेन क्या होगा? आपका गेन रोल ओवर हो जाएगा। अब रोल ओवर का मतलब हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। नादिर परचेज अ कैपिटल एसेट फॉर 15,000। उसने एसेट कितने का खरीदा? 15,000 का खरीदा on 1st April 2000, which was destroyed by fire on 31st July 2024. Asset was not insured। देखो, साफ सी बात है भाई, जब एसिड इंश्योर्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपको इसके बदले कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप सिंपल लिखो कि जो 15,000 क्या है, वो आपका अलाउएबल लॉस ट्रीट कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? सर प्लीज वापस रिपीट करिएगा। जी, देखें, आपका एक एसिड था, वो एसिड खराब हो गया, सॉरी, उसने आग ने उसको जला दिया, और वो एसिड इंश्योर्ड नहीं था। इसका मतलब है जब एसिड इंश्योर्ड नहीं था, तो आपकी डिस्पोजल प्रोसीड जीरो हो जाएगी। एसिड खरीदा जी कितने जी का था? 15,000 का। तो जी जी माइनस करो ना, 15,000 का लॉस आया लॉस कि होगा। ना जी जी आया? बिल्कुल बिल्कुल ये जी। लॉस आपका क्या ट्रीट हो जाएगा? अलाउएबल लॉस ट्रीट हो जाएगा। तो आई गेस ये सबसे पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड जी इंश्योर्ड जी नहीं है, तो उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। जब इंश्योरेंस आपको नहीं मिली, तो एसिड की जो कॉस्ट होगी वो एज अ अलाउएबल कैपिटल लॉस ट्रीट कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। चलें, अब अगली पॉइंट की तरफ हम जो है वो आते हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट ये कहता है कि पद्मा परचेस्ड एन एंटीक टेबल। उसने एक एंटीक टेबल खरीदा, कितने का? 35,000 पाउंड्स का, ऑन 1st May 2002।
which was destroyed by fire on 30th June 2024. एक बात याद रखना कि in order to calculate the capital gain, इस साल का अगर capital gain calculate करना है तो वो asset कब destroy होना चाहिए, इसी साल destroy हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि 10 साल पुराना asset destroy हुआ हुआ था और आप उसका capital gain आज calculate करें। तो अगेन डेट्स पे आपने जरूर ध्यान देना है, ठीक है। डेट्स आपकी अप्रैल 24 से मार्च 25 के दरमियान में आनी चाहिए। डिस्ट्रॉयमेंट डेट की बात कर रहा हूं, खरीदने की बात नहीं कर रहा। अब डिस्ट्रॉय कब हुआ जी, डिस्ट्रॉय हुआ 30 जून 2024 को, ठीक है। शी रिसीव्ड इंश्योरेंस प्रोसीड, चलो जी इस बार तो उसको इंश्योरेंस प्रोसीड भी मिल गई। अब जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है, शी डिड नॉट रिप्लेस द टेबल, यानी वो उसके दिल में लालच आ गई और उसने जब वो पैसे देखे तो उसने बोला छोड़ो अब मैं टेबल दोबारा नहीं खरीदती, ये पैसे मैं अपने पास रख लेती हूं। समझ में आया, शी डिड नॉट रिप्लेस द टेबल। अब क्या होगा, देखो बड़ा आसान है। पॉइंट नंबर 2 में नोट नंबर 2 की तरफ जाओ। डिस्पोजल प्रोसीड कितने की है, 50,000 की। इंश्योरेंस प्रोसीड मिल गई, यस। प्रोसीड री इन्वेस्टेड, री इन्वेस्ट तो नहीं किया ना उसने, तो नॉर्मल गेन कैलकुलेट करो। कॉस्ट कितने की थी, 35,000 की। तो इस पे चार्जेबल गेन कितना आ जाएगा, 15,000 का। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। चलो जी। अब यहां पर क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि देखो जब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स सॉरी इंश्योरेंस प्रोसीड्स आपको मिल गई, आपने री इन्वेस्ट नहीं की, तो आपने सिंपल उस पर चार्जेबल गेन जैसे आपको अभी तक सिखाया है वैसे आप उस पर कैलकुलेट करते हुए आओगे, ठीक है। आपने इससे ज्यादा और कुछ भी इसमें नहीं करना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग। अब देखें, Silvio purchased a painting for 57,000 pounds on 1st June 2003, which was destroyed in a fire on 31st July 2024. He received insurance proceeds of 50,000. अब दोबारा उसको इंश्योरेंस मिल गई है, बट ही डिड नॉट रिप्लेस द पेंटिंग। इस केस में भी उसने पेंटिंग को रिप्लेस नहीं किया। तो अब देखो दोबारा से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डिस्पोजल प्रोसीड कितने की आएंगी, 50,000 की। अच्छा याद रखना ये कौन सी वाली डिस्पोजल प्रोसीड है, ये बेसिकली आपकी इंश्योरेंस की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। जो पैसे आपको इंश्योरेंस की तरफ से मिलने वो वाली डिस्पोजल प्रोसीड, क्योंकि एसेट तो खत्म हो गया ना, वो तो नहीं बेच सकते हम लोग। कॉस्ट कितनी थी एसेट की, 57,000। अब इस बार कॉस्ट ज्यादा है, डिस्पोजल प्रोसीड कम है, तो आपका क्या होगा, आपका कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा, दैट इज 7,000। और ये क्या होगा, ये आपका अलाउएबल लॉस कंसिडर कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर, ये तो चल ये तो पिछले वाले सवाल की तरह ही है ना। ऐसा ही है जी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम रोल ओवर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही आसान सा सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये समझ में आ जाता है तो फिर आपको जो इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे और जब हम इससे आगे जाएंगे बाकी रिलीफ्स पर, वो भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप यूं समझ ले कि ये वाला जो रिलीफ हम ये वाला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, कहता है बिल परचेज्ड एन एसेट फॉर 25,000 ऑन 1 अक्टूबर 1999। उसने एक एसेट खरीदा, ओके समझ में आ गया। विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 30 सितंबर। अच्छा जी, आग जो है वो इसी साल लगी है तो हम इस पर कैलकुलेट करेंगे। ही रिसीव्ड अ कंपेंसेशन ऑफ 35,000। उसको कितने पैसे मिले, 35,000। यहां तक हमें समझ में बात आ गई है। यहां तक हमने क्या काम करना है, देखो आपकी डिस्पोजल प्रोसीड कितने की थी। अच्छा आपने डीपी नहीं लिखना होगा क्वेश्चन, आपने डिस्पोजल प्रोसीड पूरा लिखना है। अच्छा मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आपने वर्ड्स पूरे लिखने हैं क्वेश्चंस में। डिस्पोजल प्रोसीड आपको मिली 35,000 की, चलो ये बात तो समझ में आ गई। एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 25,000, चलो ये बात भी समझ में आ गई। इसका मतलब है कि एसेट पर जो गेन हमने कैलकुलेट किया वो गेन कितना कैलकुलेट किया, 10,000 का। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। चलो आगे देखो, कहता है कि ही परचेज रिप्लेसमेंट एसेट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने क्या खरीदा, उसने एक रिप्लेसमेंट एसेट खरीदा, लेकिन कितने का खरीदा,
40,000 का खरीदा। अब जरा यहां पर ध्यान दो, देखो उसको इंश्योरेंस से पैसे कितने मिले थे? 35,000। उसने जो रिप्लेसमेंट एसेट खरीदा वो कितने का खरीदा? 40,000 का खरीदा। दोनों चीजें अपने सामने देखो। डिस्पोजल इंश्योरेंस से जो पैसे आए थे दैट वाज 35,000। उसने जो रिप्लेसमेंट एसेट खरीदा 40,000 का। छोटी सी वर्किंग अपने पास यहां करो और सोचो कि आपकी डिस्पोजल प्रोसीड कम है रिप्लेसमेंट एसेट से। इसका क्या मतलब है? आपको जितने पैसे मिले थे आपने सारे के सारे यूज करके नया एसेट खरीद लिया। इसका क्या मतलब है? कि आपने अपने प्रोसीड्स को री इन्वेस्ट कर दिया। यहां तक बात समझ में आई? सर प्लीज थोड़ा सा वापस बताइएगा। अच्छा जी, समीर आपको समझ में आया? यस सर। चलें जरा रिपीट करें क्या मैंने बोला। सर शुरू से सारा रिपीट करूं? नहीं नहीं, बस ये जो छोटी सी बात मैंने भी बोली है। सर हमने जो री इन्वेस्ट किया है वो 40,000 है। ये जो मतलब हमें जो कैश रिसीव हुआ है मतलब ये इंश्योरेंस जी, से, तो उससे ज्यादा है, तो हमने सारी की सारी अमाउंट री इन्वेस्ट कर दी है। एग्जैक्टली exactly. तो अब्दुल्ला ऐसा समझ में आया कि हमें इंश्योरेंस से पैसे कितने मिले? 35,000। हमने री इन्वेस्ट जी कितना किया नए एसेट को खरीदने के लिए? 40,000। यानी हमने सारे के जी सारे पैसे भी खर्च कर दिए और हमने 5,000 अपने से भी लगा दिया। अब समझ में आया? सही है। जी देखो, जी 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 अब जरा यहां पर ध्यान दो। देखो, अब आपकी डिस्पोजल प्रोसीड थी 35,000। आपने एक हाथ से पैसे इंश्योरेंस कंपनी से लिए, दूसरे हाथ से उन्हीं पैसों का नया एसेट खरीद लिया। तो क्या आपके पास कोई पैसे बचे? नहीं। यहां तक नहीं। बात समझ में आई? जी जब आपके हाथ जी में कोई पैसे बचे ही नहीं तो आप गेन किस पे लगाओगे? आप कैपिटल गेन तो लगा ही नहीं सकते। यहां तक बात समझ में आई? देखो, आपने जी जी अपने एक हाथ से इंश्योरेंस से पैसे लिए 35,000, ठीक है, और दूसरे हाथ से 40,000 पे करके दूसरा एसेट ले लिया। इसका मतलब है कि आपके हाथ में तो पैसे आए ही नहीं, आपने तो पैसे सेव ही नहीं किए। जब पैसे सेव नहीं किए तो कैपिटल गेन टैक्स के रूल ये कहते हैं, हम तो कैपिटल गेन टैक्स कैश पे लगाते हैं। जब आपके पास कैश आया ही नहीं, इसका मतलब है कि आपका ये जो गेन है ये क्या हो जाएगा? ये रोल ओवर हो जाएगा। कितने से? क्योंकि आपने सारे पैसे जमा कर दिए तो हम पूरे से इसको रोल ओवर कर देंगे। आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। मैं इस बात को दोबारा समझाता जी हूं, देखें। आपने एक हाथ से 35,000 लिया, दूसरे हाथ से 40,000 पे कर दिया। क्योंकि आपके हाथ में भी कोई पैसे नहीं आए तो आपने ये जो 10,000 का गेन कैलकुलेट किया था ये रोल ओवर हो जाएगा। और कितने से रोल ओवर होगा? पूरी 10,000 की अमाउंट से रोल ओवर हो जाएगा। यानी इमीडिएटली राइट नाउ आपका गेन क्या बनेगा? जीरो बनेगा। राइट नाउ आपका जो चार्जेबल गेन होगा वो आपका जीरो बनेगा। यानी अभी इस वक्त इस साल आपको कोई भी सीजीटी पे करने की इस एसेट पर जरूरत नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आई? जी तो ये जो मैंने रोल ओवर लिखा है ना, ये क्या है? इसको पढ़ते हैं रोल ओवर रिलीफ। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको सीजीटी माफ हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सीजीटी अभी पे नहीं करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। चले, अब देखिए आपको रोल ओवर रिलीफ कितने का मिला? 10,000 का। आपने जो नया एसेट खरीदा था ना 40,000 का, तो एचएमआरसी ये कहता है कि अब आपने जो एसेट 40,000 से खरीदा है उसमें से ये रोल ओवर रिलीफ माइनस करो 10,000 का। आपकी बेस कॉस्ट कैलकुलेट होगी। सॉरी, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। आपकी क्या कैलकुलेट होगी? आपकी कैलकुलेट होगी बेस कॉस्ट, जो कि होगी 30,000 की। जहां तक बात समझ में आई? मैं इसको थोड़ा मजीद समझाता हूं, लेकिन फिलहाल आप यहां तक ये समझें। आपका जो रिप्लेसमेंट एसेट आया था 40,000 का, उसमें से अपना रोल ओवर रिलीफ माइनस कर दिया 10,000 का। आपकी बेस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट
30,000 बन गई। तो HMRC ये कहता है कि चलो आज के बाद जब भी तुम ये वाला एसेट अपना बेचोगे ना, तो उसकी कॉस्ट क्या कंसिडर करोगे? 30,000 कंसिडर करोगे। इसका क्या मतलब है कि ये जो 10,000 का रिलीफ हम तुम्हें आज दे रहे हैं ना, इस पर टैक्स कब चार्ज होगा? तब चार्ज होगा जब तुम ये वाला एसेट बेचोगे। अब बात समझ में आई आपको? ठीक है। समीर, समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कि देखो, वो ये कहता है कि अभी जो 10,000 का तुमने गेन कैलकुलेट किया था, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं आए, तुमने पैसे री इन्वेस्ट कर दिए, इस पर अभी टैक्स मत दो। इस पर कब टैक्स दोगे? इस पर तब टैक्स दोगे जब तुमने ये जो नया एसेट खरीदा ना, इसको बेचोगे। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अच्छा, जो एसेट हमने 40,000 का खरीदा था, जब हम उसकी कॉस्ट 10,000 से लेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उस पर सीजीटी क्या होगा? ज्यादा चार्ज होगा। देखो ना, मैं एज्यूम करता हूं कि अगर एसेट 50,000 का आपने बेच दिया, उसकी कॉस्ट तो 40,000 थी, तो आपका गेन 10,000 आ रहा होगा, राइट? लेकिन अब कॉस्ट क्या है उसकी? 30,000 है, तो उसका गेन क्या बन जाएगा? 20,000 बन जाएगा। तो 10,000 ये वाला रोल ओवर रिलीफ का गेन जो यहां पर चार्ज होगा, और 10,000 उसका अपना गेन। तो वो कहता है कि आपका ये गेन माफ नहीं हुआ, ये रोल ओवर हो गया है। तब तक रोल ओवर हो गया जब तक आप अपना नया एसेट नहीं बेचते थे, क्योंकि जब आप नया एसेट बेचोगे, उससे जो पैसे आएंगे वो आपका कैश होगा, हम उस पर सीजीटी चार्ज करेंगे। तो आपको यहां मैं मजे की बात बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनीज क्या करती हैं। कंपनीज इस रोल ओवर रिलीफ का बहुत बड़ा फायदा उठाती हैं। कंपनीज भी उठाती हैं, हम कंपनी में भी बात करेंगे, और इंडिविजुअल्स भी क्या करते हैं। आज एसेट खराब हुआ, मैंने नया एसेट खरीद लिया, मुझे उस पर कोई भी गेन नहीं पे करना पड़ा। जब मैं नया एसेट खरीदूंगा, सॉरी, जब मैं इस एसेट को बेचूंगा, इस रिप्लेसमेंट एसेट को, तो इससे आने वाले पैसे मैं दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे उस वक्त भी गेन नहीं देना पड़ेगा। अब समझ में आया? तो इस तरीके से टैक्स के लूप होल्स को यूज करके आप अपनी टैक्स सेविंग करते हो। दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। आपको टैक्स माफ नहीं हुआ, रोल ओवर होता गया आपका। यहां तक बात समझ में आ गई? ये बड़ा ही आसान इसका सिनेरियो था। ये पहला सिनेरियो था जो हमने इसमें कंसिडर किया। उसमें हमने क्या बात की कि आपकी जो आपकी जो प्रोसीड्स थी वो फुली री इन्वेस्ट हो गई। 35,000 मिला, या तो आप 35,000 पूरा री इन्वेस्ट कर दो, या उससे ज्यादा री इन्वेस्ट करो, तो आपको पूरे का पूरा रोल ओवर रिलीफ मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ये 2 मार्क के एमसीक्यू में भी आती है। वो आपसे बेस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट पूछता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो उसमें क्या करना होगा? आपने उससे अपना रोल ओवर रिलीफ माइनस करना होगा। तो इमीडिएटली आपने कितना रिलीफ गेन चार्ज किया? 0। बट रोल ओवर कितना हुआ? 10,000। बेस कॉस्ट आपकी 30,000 बन गई। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम इसका थोड़ा अगले वाला सिनेरियो देखते हैं। सर, मतलब एक आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, बस आप टैक्स को आगे 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 हाँ, कर रहे हो लाइक। एग्जैक्टली ना, कि इस साल आपने अवॉइड कर लिया, पर अगले साल तो देना तो है आपको, राइट? तो जी। दिस इज टैक्स प्लानिंग। ये टैक्स प्लानिंग होती है, टैक्स के लूप होल्स आप यूज करते हो, राइट? तो आपको टैक्स तब तब नहीं देना पड़ेगा जब तक आपके हाथ में कैश नहीं है। आप कैश को बार बार री इन्वेस्ट करते रहो, आप टैक्स बचाते रहोगे अपना, राइट? मतलब आगे डेफर होता रहेगा आपका वो टैक्स। ठीक है, सही। चले चले, अब हम अगला इसका एक और सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। ये क्वेश्चंस मैं अभी तो आपको करवा रहा हूं, लेकिन ये आपका काम है। ये आपकी किट के ही क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत इनमें मैंने चेंजेस की हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ ताकि हर इसको सिनेरियो के रिलेटेड मैं मेक कर सकूं। तो आपको जरूरी है कि इसको टेक्स्ट में से जरूर आपने प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपको समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। Belinda purchased an antique necklace for 21,140 pounds on 1st October 2005, which she lost on 30th June 2017. अब सबसे पहली बात जो आपने यहां पर ध्यान देनी है, उसने एसेट कब खो दिया? 30th June 2017। तो याद ये रखना है कि ये तो 2017 का क्वेश्चन है, ये तो हम इस साल इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये इसकी हिस्ट्री वर्किंग कर लेनी है अपने पास। तो वो मैं सबसे पहले यहां पर कर लेता हूं। नंबर 1, she received compensation of 45,000 from her insurance company on 1st October 2017.
उसने उसको क्या मिला, इंश्योरेंस मिल गई। तो देखो मैं यहाँ पर अब डेट लिखूंगा, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब पुराना सॉरी क्वेश्चन में ये पुरानी ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है, तो उस केस में आपने डेट जरूर मेंशन करनी है। प्रोसीड कब मिली थी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2017 को मैंने क्या किया होगा, मुझे डिस्पोजल प्रोसीड मिली होंगी कितने की, 45,000 की, जो कि मेरी इंश्योरेंस है। और मुझे कॉस्ट जो है वो आई होगी कितने की, 21,140 की, माइनस लगा दें साथ। तो मुझे जरा इसमें गेन कैलकुलेट करके बताएं, माइनस करें और बताएं कितना गेन आ रहा है मेरे पास जल्दी से। $23,860। जी 23,860 मेरे पास आ गया, 23,860 ये गेन आ गया मेरे पास। यहां तक बात समझ में आ गई, मैंने कोई भी नई बात नहीं बताई, ये पुरानी वाली बात है, ऐसा ही है। जी सर। चलो, अब वो कहती है कि एंड शी परचेज रिप्लेसमेंट नेकलेस ऑफ 50,000, और उसने उसी वक्त क्या किया, 1 नवंबर को 2017, 1 नवंबर 2017 को विद इन एक महीने के अंदर अंदर उसने जो उसको डिस्पोजल प्रोसीड्स मिले थे 45,000, वो उसने क्या कर दिए, वो उसने री इन्वेस्ट कर दिए एक नए एसेट में। और वो नया एसेट कितने का था जी, 50,000 का। अगेन यहां पर जरा याद रखो, आपकी डिस्पोजल प्रोसीड कितनी है, 45,000 की, और आपकी री इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, 50,000 की, विच मींस आपकी डिस्पोजल प्रोसीड पूरी की पूरी इन्वेस्ट हो गई। ऐसा ही है ना, 45,000 की प्रोसीड्स सारी की सारी इन्वेस्ट हो गई। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि उसे 1 अक्टूबर 2017 में रोल ओवर रिलीफ मिला होगा, कितने से, फुल अमाउंट से। और वो फुल अमाउंट कितनी है, वो आपका गेन ही की फुल अमाउंट होती है। तो आपका इमीडिएटली, मैं सिर्फ इसको इमी लिख रहा हूं, इमीडिएटली आपका चार्जेबल गेन कितना बना होगा, 0 बना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। और क्योंकि आपको रोल ओवर रिलीफ जो मिला है वो आपकी कॉस्ट को माइनस, आपकी जो एसेट है नया वाला एसेट, उसकी कॉस्ट को माइनस रिड्यूस कर देगा। तो 50,000 में से 23,860 माइनस करो, और मुझे जरा बेस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बताओ जरा कितनी है। बेस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी हो जाएगी, 50,000 में से 23,860 माइनस किया, 26,140। 140। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, जी। हमने नए एसेट की बेस्ड कॉस्ट फाइंड कर दी। अब आते हैं अपने नए, अब जो मेन क्वेश्चन था उस पर। अब देखो, वो कहता है कि शी सोल्ड द रिप्लेसमेंट नेकलेस फॉर 65,000 ऑन 1 मार्च 2025। अच्छा जी, अब उसने ये जो रिप्लेसमेंट एसेट खरीदा था ना, उसको बेच दिया। कितने का बेचा, तो वो ये कहता है, आ, हाँ वो ये कहता है कि जो डिस्पोजल प्रोसीड आई थी कब, 1 मार्च, डेट जरूर मेंशन करनी है आपने, अगर तो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है ये। डिस्पोजल प्रोसीड आपकी आ गई 65,000 की, ठीक है। अब बात आती है कॉस्ट की, तो मैंने आपको बताया था हम कॉस्ट क्या लेंगे, 50,000 नहीं लेंगे, हम कॉस्ट लेंगे 26,140, ठीक है। तो कॉस्ट हमने न्यू रिप्लेसमेंट एसेट की क्या लेनी है, 26,140, ठीक है। तो आपका गेन कितना आ जाएगा, यहां पर जरा गेन कैलकुलेट करें। हाँ, 38,860। 38,000, 860। 38,860। इसका मतलब है कि नए एसेट पर जो गेन आया वो कितना था, 38,860। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। Assuming that Belinda claims the loss of the necklace to be a no gain, no loss disposal, calculate the chargeable gain arising on the sale of the replacement of necklace. देखिए जी, वो ये कहता है, हम अज्यूम करते हैं कि बेलिंडा ने ये जो गेन है ये आपका आगे री इन्वेस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि उसको 2025 में किस पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका चार्जेबल गेन बन जाएगा 38,860 का।
देखो अब समझने की कोशिश करो कि आपकी डिस्पोजल प्रोसीड थी 65,000 की, एसिड की तो कॉस्ट 50,000 थी, तो अगर हम 50,000 माइनस करते तो 15,000 पर हमें टैक्स देना पड़ता, लेकिन हमने टैक्स किस पे देना है? 38,860 पे। क्यों? क्योंकि इसमें वो 23,860 जो रोल ओवर हुआ था 2017 पे, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो आप समझ में आई कि देखो 2017 से रोल ओवर होता हुआ वो कब टैक्स दे रही होगी? वो 2015 में टैक्स दे रही होगी इस पे। तो दिस इज रोल ओवर रिलीफ। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? जी सर। चले समीर, आपको समझ में आ गया? यस सर। चले जी। चले, अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, बल्कि हम नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसका अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, और मैं क्वेश्चन पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे, आप इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताइएगा कि इसमें आपका क्या क्या आ रहा है आंसर। सर इसमें से एनुअल एग्जाम्पशन भी माइनस करेंगे हम एंड पे? हाँ, वो ना जब हम टैक्सेबल गेन फाइंड करेंगे ना, वो तब माइनस होती है। अभी हम सिर्फ चार्जेबल गेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम वो कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर रहे। तो वो जब चार्जेबल गेन में से फिर एनुअल एग्जम्पशन माइनस होती है, फिर टैक्सेबल गेन आता है, फिर टैक्सेबल गेन पर लाइबिलिटी लगती है। अभी हम सिर्फ चार्जेबल गेन्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। चल, अभी ये क्वेश्चन आप जरा अटेम्प्ट करें और मुझे 2 मिनट दे दें, मैं बस फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तब तब आप ये जरा क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट करें। हाँ जी, बताइए, सॉल्व हुआ आपसे क्वेश्चन? सर इसमें जो गेन अराइज हो रहा है वो 29,960 का हो रहा है, राइट? जी, चले, यहां तक आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यहां से आगे अब मैं आपको समझाता हूँ। तो नहीं, मेरा आपने, वैसे आंसर आया था अगला भी। अच्छा आंसर बताइए क्या आया था? 9,560। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर ठीक आ गया। जो बाकी में। हाँ। चले, देखिए, आपने ये कहा कि आपकी डिस्पोजल प्रोसीड है, कितनी है इसमें? 113। ठीक है, सॉरी कुछ ज्यादा ही गंदा लिख दी। आपकी कॉस्ट कितनी आई है? 83,040। तो आप कह रहे हो कि आपका गेन जो है वो आया होगा 29,960। ये आपका गेन आ गया। चलो, यहां तक तो बड़ा आसान सा था। अब आगे देखो, आपको डिस्पोजल प्रोसीड मिली है 11,3,000 की, ठीक है? वो ये कहता है, आपने जो रिप्लेसमेंट एसेट खरीदा
वो कितने का खरीदा है? वो खरीदा है 103440 का। अब यहां पर समझने की बात यह है कि आपकी डिस्पोजल प्रोसीड ज्यादा है, आपके रिप्लेसमेंट एसिड की कॉस्ट कम है। इसका मतलब है आपने सारे पैसे री इन्वेस्ट नहीं किए, यानी कुछ पैसे आपके पास अभी मौजूद हैं। तो देखो कितने पैसे आपके पास मौजूद हैं, तो आप यहां पर सिंपल क्या निकालो, 113 माइनस 103440, कितने पैसे आपके पास अभी पड़े हुए हैं? 9560, ऐसा ही है। जी जी। तो आपके पास पड़े होंगे 9560, यानी आप सॉरी, यानी आपने जो है वो क्या किया, आपने जो है इतने पैसे मिले आपको, और उसमें से इतने पैसे री इन्वेस्ट कर दिए, यानी अभी स्टिल 9560 आपके पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इमीडिएटली चार्जेबल गेन बन जाएगा वो किस पर बनेगा? 9560। यानी जो पैसे आपके पास अभी जेब में पड़े हुए 9560, उस पर इमीडिएटली आपने टैक्स चार्ज करना है। और आपका रोल ओवर रिलीफ किस पर आपको मिल रहा होगा? तो आप जरा डिफरेंस ले ले, 29960 में से 9560 माइनस करें, तो जो बाकी आपके पास पीछे बचते हैं, दैट इज 20400। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका रोल ओवर रिलीफ बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? सही है। अब जब आप रिप्लेसमेंट एसिड की बात करोगे तो इसमें से रोल ओवर रिलीफ कितना माइनस होगा? 20400। तो माइनस करके जो भी आंसर आता है वो आपकी बेस कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या बात याद रखनी थी कि जितने पैसे आप री इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, उस पे इमीडिएटली आपने गेन चार्ज करना है। तो उसका क्या तरीका होगा? जो पैसे बच गए हैं उस पे इमीडिएटली चार्ज करो, इन पैसों को अपने इस गेन में से माइनस करो, तो रोल ओवर की वैल्यू आपके पास आ जाती है। यहां तक समीर नहीं, आपको भी बात समझ में आई? सॉरी। मैं कह रहा था ये रोल ओवर डेफर्ड गेन भी बोलते हैं इसको। हाँ, इसको डेफर रिलीफ भी, रोल ओवर डेफर रिलीफ भी होता है, रोल ओवर रिलीफ भी होता है, सिंपल रोल ओवर भी होता है, कुछ भी नाम दे दो इसको। सही है। ठीक है। समीर आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर तीन केसेस की बात की है। पहला केस क्या, आपने आपको इंश्योरेंस के प्रोसीड्स मिले, आपने वो री इन्वेस्ट नहीं किए, इमीडिएटली गेन चार्ज करो पूरे के पूरे पर। आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, आपने वो सारे के सारे री इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको अभी कुछ चार्ज नहीं होगा, आपका रोल ओवर हो जाएगा उससे और जितने से रोल ओवर हुआ उससे अपनी न्यू एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करके बेस कॉस्ट फाइंड कर दो। और तीसरा केस क्या पड़ा कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो जो पैसे आपकी जेब में पड़े हैं आपने इन्वेस्ट नहीं किए, ऑन द स्पॉट उन पर गेन चार्ज करो, बाकी को रोल ओवर कर दो। तो जितना भी रोल ओवर होगा उससे आपकी रिप्लेसमेंट एसेट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गया? आ गई? जी सर। चले, चले जी, ठीक हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा मजीद चलते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। और कल बस हम इसका जो छोटा सा एक और टॉपिक है वो कंप्लीट करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए आई गेस इतना ही बहुत है। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि चैटल्स की ज़रूर आप उसकी रीडिंग करें, और इसको रोल ओवर की भी रीडिंग कर दें। आपसे कल मैं पूछूंगा कि एक क्वेश्चन आपने जो है वो बुक में से फाइंड करना है कि जो सुन लें कि जो पैसे आपको इंश्योरेंस की तरफ से मिले हैं वो कितने टाइम तक हमने री इन्वेस्ट करने होते हैं। आपने अपनी बुक में से इसका आंसर ढूंढ के बताना है कि जो पैसे हमें इंश्योरेंस की तरफ से मिले हैं वो पैसे हम कितने टाइम के अंदर अंदर हमने री इन्वेस्ट उसको करना होता है, रोल ओवर रिलीफ सही को है। हासिल करने के लिए। तो ये आप जब बुक रीडिंग करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, और कल हम इसी बात से अपना जो है वो नेक्स्ट चीज, जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चले जी, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं।